चलिए दोस्तों, चैप्टर सेकंड पढ़ रहे थे अपन, ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लान एंड ऑडिट प्रोग्राम। आप देखेंगे उसका जो नाम है उसमें तीन बातें लिखी हुई है, ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लान एंड ऑडिट प्रोग्राम। दो चीजों पे अपन ने बात कर ली है। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी हमने पढ़ लिया, लास्ट लेक्चर में हमने ऑडिट प्लानिंग के बारे में बात कर ली, उसके बेनिफिट्स हमने देखे थे, नॉलेज ऑफ द क्लाइंट बिजनेस, और इन तमाम चीजों पे हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब जो अगला टॉपिक है आपके मॉड्यूल में, दैट इज ऑडिट प्रोग्राम। पहले कुछ बेसिक समझिए। देखिए, प्लान आपको ऑडिट प्रोसीजर्स बताता है। कल मैंने लिखा था ना लास्ट क्लास में, आरएपी, एफएपी, ओएपी, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, अदर ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्लान हमें बताता है कि हमें क्या करना है, लेकिन बॉस प्रोग्राम हमें बताता है कि हमें उसे कैसे करना है। तो प्लान अगर व्हाट है तो प्रोग्राम हाउ है। मतलब व्हाट इज टू बी कंडक्टेड, व्हाट इज टू बी डन इन ऑडिट, वो हमें प्लान बताएगा, एंड हाउ इट इज टू बी डन वो हमें प्रोग्राम बताएगा। तो मैंने कुछ बातें लिखी है कि प्रोग्राम क्या होता है, स्टेप्स टू एग्जीक्यूट ऑडिट प्लान। आपने जो प्लान बनाया था उसको एग्जीक्यूट करने की स्टेप्स हैं। इंस्ट्रक्शंस टू बी फॉलोड, वो इसमें बहुत डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आपको क्या क्या बातें फॉलो करनी है ऑडिट करते समय। कैसे आप असेट्स को चेक करेंगे, फिक्स असेट को, इन्वेंट्री को, लाइबिलिटीज को, कैश को, एक एक चीज उसमें लिखी जाती है इंस्ट्रक्शंस के रूप में। प्रोग्राम हमें क्या बताता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेंबर। मान लीजिए मेरे साथ 4 आर्टिकल ऑडिट पे जा रहे हैं, तो कौन असेट्स को चेक करेगा, कौन लाइबिलिटीज को चेक करेगा, कौन परचेज सेल्स को चेक करेगा। हर मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें फिक्स की जाती है, और ये प्लान की तुलना में ज्यादा विस्तृत और डिटेल्ड होता है। तो देखिए आप इसको, डेफिनेशन दी है इसके पैराग्राफ में, आप वो डेफिनेशन देख सकते हैं। चलो शुरू से ही पढ़ लेते हैं। It is desirable that in respect of each audit and more particularly for bigger audits, you know, प्रोग्राम और प्लान बनाने की ज्यादा उपयोगिता बड़ी ऑडिट्स में होती है, क्योंकि छोटी मोटी ऑडिट तो अपन ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली बिगर ऑडिट्स में एन ऑडिट प्रोग्राम शुड बी ड्रॉन अप। एक ऑडिट प्रोग्राम बनाया जाना चाहिए। व्हाट इज ऑडिट प्रोग्राम? ऑडिट प्रोग्राम इज अ लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन स्टेप्स, कि भाई अपने को क्या एग्जामिन करना है, क्या वेरिफिकेशन करना है, क्या उसकी स्टेप्स होगी, and set out in such a way that the interrelationship of one step to another is clearly shown। मतलब एक के बाद एक आप काम करते हैं, उन सबके बीच में इंटर रिलेशनशिप होता है। आपने स्टॉक को चेक किया, फिर उससे इंटर रिलेटेड परचेज है तो परचेज को चेक कर लीजिए। आप डेप्रिसिएशन चेक कर रहे हो, उससे रिलेटेड फिक्स असेट है तो फिक्स असेट को चेक कर लीजिए। तो इस तरह से इंटर रिलेशनशिप होता है इसमें। कीपिंग इन व्यू द असर्शंस डिस्कर्निबल इन द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। देखिए ये वर्ड भी आपके सामने कई बार आया है और आएगा। मैं ऐसे ही आपको अभी जनरल वे में बताऊंगा, फिर टेक्निकली अपन बाद में पढ़ेंगे। असर्शंस, अभी मैं इतना ही कहूंगा कि असर्शन का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन। आई विल गिव एन एग्जांपल। जैसे आप मान लीजिए कंपनी की लैंड एंड बिल्डिंग को चेक कर रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग में आप क्या चेक करेंगे भाई? हम लैंड एंड बिल्डिंग में उसकी एग्जिस्टेंस को चेक करेंगे, हम उसकी ऑनरशिप को चेक करेंगे, हम उसके वैल्यूएशन को चेक करेंगे, हम उसके राइट्स को चेक करेंगे। तो बच्चों ये जो इंफॉर्मेशन आप चेक कर रहे हैं ना लैंड एंड बिल्डिंग की, These are known as assertions। इन्हें assertions कहा जाता है। तो ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाना है, बस ये assertion होती है जो इंफॉर्मेशन जिन्हें आप चेक करते हैं। ठीक है, तो फिर से पढ़ता हूं क्या कह रहा है कि रिलेशनशिप ऑफ वन स्टेप टू अनदर इज क्लियरली शोन, कीपिंग इन व्यू द इंफॉर्मेशन इन द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। बैलेंस शीट में जो भी इंफॉर्मेशन है उन्हें हमें चेक करना है। डेफिनेशन देखिए क्या है, an audit program consists of series of verification procedure to be applied to the financial statement accounts of a given company for the process of obtaining sufficient appropriate audit evidence to enable the auditor to express an informed opinion on such statement। फिर अगले पैराग्राफ में देखेंगे तो लिखा है कि भाई ये डिटेल्ड प्लान होता है of applying the audit procedure in the given circumstances। ठीक,
टॉपिक नंबर 10.1 बड़ा आसान है। इवॉल्विंग वन ऑडिट प्रोग्राम नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर ऑल बिजनेस। बच्चों इसको ऐसे समझें, क्या हम एक ऐसा ऑडिट प्रोग्राम बना सकते हैं और बना के उसकी 150 फोटोकॉपी कर लें और उसे हर ऑडिट में अप्लाई करें? नॉट पॉसिबल। आप ऐसे समझो, आज मैंने नोट्स बनाए ऑडिट के, तो क्या मैं सब जगह वही चलाऊं? मतलब सीए इंटर में पढ़ाना है, मान लीजिए बीकॉम में पढ़ाना है, मान लीजिए सीएस फाउंडेशन में पढ़ाना है, मान लीजिए सीए फाइनल में पढ़ाना है, नॉट पॉसिबल। इसी तरह से जब आप ऑडिट करते हैं तो एक सिंगल ऑडिट प्रोग्राम बना के उसको हर एंटिटी की ऑडिट पे अप्लाई करना वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि जैसी ऑर्गेनाइजेशन की नेचर होगी, जैसा उसका साइज होगा, जैसी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, आपको अपने प्रोग्राम में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। क्लियर बात है? आप देख लीजिएगा टॉपिक नंबर 10.2 द असिस्टेंट एंगेज। इसको भी समझोगे क्या लिखा है। देखिए, ये जो प्रोग्राम बनता है ये मैं बनाता हूं। मान लीजिए ये ऑडिटर है और ये उसकी टीम है। तो ऑडिट प्रोग्राम जो बनाया जाता है दोस्तों, वो ऑडिटर और उसकी टीम मिलकर के बनाती है। फाइनल डिसीजन मेरा होगा, लेकिन मेरी टीम को भी मुझे उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए और मुझे उन्हें इंकरेज करना चाहिए कि वो भी अपने इनपुट्स दें, और माइंड ओपन रखें। मान लीजिए मैंने किसी ऑडिट प्रोग्राम में कुछ 5 पॉइंट्स लिखे हैं, तो मुझे अपने टीम मेंबर्स को इंकरेज करना चाहिए कि वो ओपन माइंड से सोचें, और अगर कुछ और इनपुट्स मुझे दे सकते हो तो वो दें, ताकि हम उसे अपने ऑडिट प्रोग्राम में इनकॉर्पोरेट कर लें। तो वही हेडिंग है, देखिए कि आपके जो असिस्टेंट्स ऑडिट में एंगेज हैं उनको इंकरेज करें, माइंड ओपन रखें। ज्यादा से ज्यादा इनपुट जब आपको लोगों से मिलेगा, आपका प्रोग्राम उतना ही ज्यादा रिफाइंड होगा, उतना अच्छा ऑडिट प्रोग्राम आपका बनेगा। 10.3 भी बड़ा आसान है, पीरियडिक रिव्यू ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम। अगेन, ऑडिट प्रोग्राम कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, ये लगातार चलता रहता है। तो आपने कोई प्रोग्राम बनाया, समय समय पे उसका रिव्यू कीजिए, क्योंकि अगर बिजनेस की नेचर में चेंज आता है, सर्कमस्टांसेस चेंज होती है, तो आपको अपने प्रोग्राम को भी चेंज करने की आवश्यकता हो सकती है। तो ये बड़े आसान पॉइंट है, उनको अपन ने ऐसे ही वर्बली डिस्कस करिए। आगे चलते हैं। टॉपिक नंबर 10.4 कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम। तो मान लीजिए मेरे पास किसी कंपनी की ऑडिट आई है और मैं उसका ऑडिट प्रोग्राम बना रहा हूं, तो मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। देखिए हेडिंग क्या है, पढ़ लें क्या? फॉर द पर्पज ऑफ प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड। किसी भी ऑडिट का प्रोग्राम बनाते समय ये बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 1, स्टे विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ द असाइनमेंट। स्टे विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ असाइनमेंट, यानी अपने दायरे में रह के काम करना। मुझे जिस तरह का काम मिला है वैसे ही मुझे ऑडिट का प्लान करना चाहिए। अपनी सीमाओं और अपने दायरे का ध्यान रखना चाहिए। आज मुझे सीए इंटर की ऑडिट पढ़ानी है, तो मैं कोर्स करिकुलम का ध्यान रखूंगा, आपके लेवल का ध्यान रखूं, मतलब ऑडिट को अपने स्कोप को ध्यान में रखते हुए प्रोग्रामिंग करनी चाहिए। नंबर 2, डिटरमाइन द एविडेंस रीजनेबली अवेलेबल एंड आइडेंटिफाई द बेस्ट एविडेंस फॉर डिराइविंग द नेसेसरी सेटिस्फेक्शन। क्या आप जानते हैं इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट में हमने पढ़ा था कि कोई भी एविडेंस कंक्लूसिव नहीं होता, यानी कोई भी एविडेंस 100% एक्यूरेट नहीं होता है। आपको यह डिसाइड करना है कि इन परिस्थितियों में हमें रीजनेबली क्या एविडेंस अवेलेबल हो सकता है, क्या बेस्ट एविडेंस होगा जिससे हम कंक्लूजन निकाल पाएंगे, ओपिनियन दे पाएंगे। नंबर 3, apply only those steps and procedures which are useful in accomplishing the verification purpose। सिर्फ वही स्टेप्स अप्लाई करें, सिर्फ वही काम करें जो आपके उद्देश्यों को पूरा करते हो। मतलब न तो फालतू काम करना है, न कम काम करना है। वही स्टेप्स और प्रोसीजर लगाएं जो हमारे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। नंबर 4, कंसीडर ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर। प्रोग्राम बनाते समय ध्यान रखें कहां कहां क्या क्या गलतियां हो सकती है, आपको ध्यान रखना पड़ता है। और लास्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेट द प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड टू रिलेटेड आइटम। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बात कर रहा था कोऑर्डिनेट करना। मान लीजिए मैं P&L को चेक कर रहा हूं, P&L में डेप्रिसिएशन को चेक कर रहा हूं, तो लगे हाथ बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट को भी चेक कर लूं। मैं इन्वेंट्री
चेक कर रहा हूं करंट एसेट्स में, तो क्यों ना मैं परचेज और सेल्स को भी चेक कर लूं। मैं लीगल एक्सपेंसेस को चेक कर रहा हूं, तो क्यों ना कंपनी में जो कोर्ट केसेस चल रहे हैं, क्लेम चल रहे हैं, दावे वाद विवाद चल रहे हैं, उनको भी चेक कर लें। तो जो रिलेटेड आइटम्स होते हैं उनको आप कोऑर्डिनेट करके एक साथ चेक कर सकते हैं। ये सारी बातें आपको प्रोग्राम बनाते समय ही ध्यान में रखनी चाहिए। क्लियर है बच्चों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 5, ऑडिट प्रोग्राम। इसमें क्या लिखा है, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, मैं सीधा 10.6 पे आ रहा हूं। 10.5 आप एक बार पढ़ लेंगे, कुछ एग्जांपल्स दिए उसमें, कुछ नया नहीं है। डेवलपिंग द ऑडिट प्रोग्राम, तो लिख देते हैं डेवलपिंग द ऑडिट प्रोग्राम। अगेन कुछ गाइडलाइंस है कि जब हम एक ऑडिट प्रोग्राम बनाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों इसमें कुछ टेक्निकल नहीं है, ये बड़ा कंसेप्ट और आसान टॉपिक है। पहला, रिटन ऑडिट प्रोग्राम, तो बड़ी सिंपल सी बात है, ऑडिट प्रोग्राम कैसा होना चाहिए भैया, रिटन होना चाहिए। नंबर 2, ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्ट्रक्शंस टू असिस्टेंट। इसमें क्या होना चाहिए, आपकी ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए और अपने असिस्टेंट्स को आप क्या देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे। तो मैंने यहां लिख ही दिया, इसमें ऑब्जेक्टिव्स होंगे और इंस्ट्रक्शंस होंगे। तीसरा, रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल। शायद आपको ये आइडिया होना चाहिए कि हम सबसे पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल को चेक करते हैं। उसको चेक करने से क्या होता है, हमें उसकी रिलायबिलिटी पता लगती है कि वो रिलायबल है या नहीं, और उससे क्या होता है, हमें रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट पता लगता है और हम अपने ऑडिट प्रोसीजर्स की नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट को डिटरमाइन कर पाते हैं। फ्रेंड्स हमेशा याद रखिए, इंटरनल कंट्रोल की रिलायबिलिटी के आधार पर ही हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स की नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट डिटरमाइन होती है। सो रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल इज टू बी डिटरमाइंड। उसके बाद लिखा है टाइमिंग्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। ये डिसाइड कर लीजिए कि आप कौन से ऑडिट प्रोसीजर कब लगाएंगे, टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। नंबर 5, ऑडिट प्लानिंग। ठीक है, इसके बारे में तो अपन ने बात कर ही ली है। चलिए अब आ जाते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पर। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। फायदे और नुकसान क्या है, बड़े आसान है। पहले फायदे देख लेते हैं। ऑडिट प्रोग्राम, देखिए प्रोग्राम बना के कोई भी काम करते हैं तो फायदा ही फायदा है। क्या क्या फायदे हैं देखिए। एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। नंबर वन, it provides the assistant carrying out the audit with a total and clear set of instructions of the work generally to be done। तो बच्चों आप अंडरलाइन कर सकते हैं, क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम बना के काम करने से हम अपने असिस्टेंट्स को एक क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। इंस्ट्रक्शन देने से किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा और वो स्टेप बाय स्टेप उस कंपनी की ऑडिट को कर पाएंगे। नंबर 2, it is essential particularly for major audits to provide a total perspective। perspective मतलब overview, perspective मतलब overview। तो बड़ी बड़ी ऑडिट्स में क्या होता है, प्रोग्राम बना के काम करने से आपको एक पूरा ओवरव्यू मिल जाता है, आप कंफ्यूज नहीं होते हैं। नहीं तो पता है बड़ी बड़ी कंपनीज जिनके करोड़ों रुपए के टर्नओवर होते हैं, उसमें आप खुद ही उलझ जाओगे, आप खुद ही भूल जाओगे कि आपने कब किसको चेक किया और कब क्या चेक करना है। तो प्रोग्राम बना के काम करने से आपको एक पूरा ओवरव्यू मिलता है और आप काम कर पाते हैं और किसी भी चीज के छूटने की संभावना नहीं होती। तीसरा पॉइंट पहले समझा दूं मैं। देखिए हम जब बड़ी ऑडिट्स पे जाते हैं तो जैसा काम वैसा असिस्टेंट। अगर काम टेक्निकल नेचर का है तो आप किसी सीनियर आर्टिकल को ले जाइए, अगर काम सिंपल है तो हम किसी नए आर्टिकल को, जूनियर को भी ले जा सकते हैं। यानी इफ वी हैव मेड एन ऑडिट प्रोग्राम तो हम वर्क के लेवल के हिसाब से अपने टीम मेंबर्स को चूज कर सकते हैं, उनकी कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी को देख के। वही लिखा है सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट
for the job on the basis of capability becomes easier. जैसा जॉब वैसे कैपेबिलिटी का बंदा. और डी पॉइंट कहता है कि अगर आप प्रोग्राम नहीं बनाएंगे, तो इसका मतलब आप मेंटल प्लान से ऑडिट करेंगे, मतलब अपनी इच्छा से, अपनी याददाश्त के हिसाब से ऑडिट करेंगे, और ऐसी सिचुएशन में कुछ न कुछ छूटने की संभावना हमेशा बनी रहेगी. तो लिखकर प्रोग्राम बना के ऑडिट करने से कुछ भी भूलने की संभावना नहीं रहती है. पॉइंट नंबर डी. पॉइंट नंबर ई, असिस्टेंट्स बाय पुटिंग देयर सिग्नेचर. देखिए अभी मैंने एक बात लिखी थी यहां पर, ये लिखा रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब हम ऑडिट प्रोग्राम बनाते हैं और इसके बेसिस पे काम को बांटते हैं, तो वो जो असिस्टेंट्स होते हैं उन पर अपने सिग्नेचर करते हैं. जैसे मान लीजिए आपने असेट्स की ऑडिट की है, तो नीचे आप अपने साइन कर दोगे. उससे हमें पता रहेगा कि कौन सा पार्ट ऑफ वर्क किसने कब किया है. सो इन एनी केस, इन एनी प्रॉब्लम, वी कैन डिटरमाइन देयर अकाउंटेबिलिटी. हम जवाबदेहिता सुनिश्चित कर सकते हैं कि कौन सा काम किसने किया था. तो ऑडिट प्रोग्राम बना के काम करने से उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है. नंबर एफ, प्रिंसिपल कैन कंट्रोल द प्रोग्रेस ऑफ वर्क. प्रोग्राम बना के काम करने से काम की प्रोग्रेस पे हमारा नियंत्रण रहता है कि क्या चल रहा है. एक सिंपल एग्जांपल से समझिए. मैंने प्रोग्राम बनाया और मान लीजिए उसमें से 10 पॉइंट है, तो मैं कभी भी आपसे फोन करके पूछ सकता हूं कि भाई व्हाट इज द प्रोग्रेस ऑफ वर्क. तो आप बता सकते हैं कि सर अभी 4 पॉइंट हो गए और 6 पॉइंट करने अभी बाकी हैं. सो इससे मुझे पता रहता है कि 40% वर्क हैज बीन कंप्लीटेड एंड 60% इज पेंडिंग. लेकिन अगर मैंने ये प्रोग्राम नहीं बनाया होता बच्चों, और फिर मैं आपसे फोन करके पूछता कि भाई क्या चल रहा है, तो आप कहते सर बढ़िया चल रहा है. कितना हो गया? सर बहुत सारा हो गया. कितना बचा है? सर थोड़ा सा ही बचा है. तो व्हाट डू वी मीन बाय बढ़िया चल रहा है, बहुत सारा हो गया, थोड़ा सा बचा है? क्वांटिफिकेशन नहीं है. लेकिन प्रोग्राम बना के काम करने से हमारा वर्क की प्रोग्रेस पे कंट्रोल रह सकता है. पॉइंट नंबर जी, इट सर्व्स एज ए गाइड फॉर फ्यूचर ऑडिट्स. आपने इस साल जो ऑडिट प्रोग्राम बना के काम किया है, ये न केवल इस साल आपकी मदद करेगा, बल्कि आने वाले सालों में जब आप उस कंपनी की ऑडिट करेंगे, वहां भी आपके लिए मददगार साबित होगा. और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आखिरी, एच पॉइंट, देयर इज अ वर्ड नेग्लिजेंस. समझना आप बात को. मैंने आज हर एक चीज लिख के रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम बना के बाकायदा सिस्टमेटिक वे में किसी कंपनी की ऑडिट की है. 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद अगर कोई इंक्वायरी आती है, मेरे ऊपर कोई एलिगेशन लगता है, नेग्लिजेंस, लापरवाही का आरोप लगता है, आई कैन प्रूव माई वर्क. मैं अपने काम को प्रूव कर सकता हूं, अपने काम के सपोर्ट में आपको एक प्रोग्राम दिखा सकता हूं. ये साबित करेगा कि मैंने किस प्रकार सिस्टमेटिक वे में उस ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट की थी. तो किसी भी नेग्लिजेंस के एलिगेशन, लापरवाही के आरोप के समय ये आपके लिए सबूत के रूप में काम कर सकता है. तो बच्चों हमने क्या पढ़े हैं? बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट प्लान. मेरे ख्याल से ABCDEFGH, देयर आर 8 पॉइंट्स. निश्चित रूप से एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है. पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे. छोटे छोटे पॉइंट्स की शेप में याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. जैसे पहला पॉइंट क्या था? टोटल एंड क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. ये असिस्टेंट्स को इंस्ट्रक्शन देता है. दूसरा था प्रोवाइड टोटल पर्सपेक्टिव. इससे हमें पूरे काम का एक ओवरव्यू मिलता है. तीसरा, सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट. प्रोग्राम बनाया है तो आप प्रॉपर वे में असिस्टेंट का सिलेक्शन कर सकते हैं उनकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से. चौथा क्या था? अगर आप प्लान बना के काम नहीं करेंगे तो इसका मतलब मेंटल प्लान से ऑडिट करेंगे, और मेंटल प्लान से ऑडिट करेंगे तो कुछ ना कुछ भूलने और छूटने की संभावना हमेशा बनी रहेगी. पांचवा क्या है कि जब आपके असिस्टेंट्स इन ऑडिट प्रोग्राम पे सिग्नेचर करते हैं, दे एक्सेप्ट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. उससे उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाती है. छठा, यू कैन प्रोग्रेस द कंट्रोल ऑफ वर्क. आप काम की प्रगति पे नियंत्रण रख सकते हैं. सातवां, ये न केवल करंट ईयर में बल्कि फ्यूचर ईयर्स में भी आपके काम आएगा. और आखिरी पॉइंट, अगले सालों में जब आप ऑडिट करेंगे वहां भी आपके लिए ऑडिट प्रोग्राम मददगार साबित हो सकता है. तो बच्चों जब तक आप इस तरह से पॉइंट्स लर्न नहीं करेंगे, ऑडिट में आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे. चलिए आगे चलते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिसएडवांटेजेस. डिसएडवांटेजेस क्या है?
डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। ध्यान से सुनेंगे, अगर समझेंगे तो पढ़ना बड़ा आसान हो जाएगा फिर हमारे लिए। देखिए क्या होता है, वैसे प्रोग्राम के कोई डिसएडवांटेजेस नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम बना के काम करना हमेशा अच्छा होता है। इसमें क्या नुकसान है? प्लानिंग करके, प्रोग्रामिंग करके कोई भी काम करना हमेशा फायदेमंद होता है। लेकिन वो हमसे बोल रहा है कि डिसएडवांटेजेस बताओ, तो अगर हमसे बुराई करने के लिए कहा जा रहा है तो हम बुराई करेंगे, कैसे भी करके इसकी बुराइयां करेंगे। तो इसकी बुराई करने के लिए क्या करें बच्चों, आगे एक वर्ड लगा दें, रिजिड, तभी मैं इसकी बुराई कर पाऊंगा। रिजिड ऑडिट प्रोग्राम, रिजिड का मतलब सख्त, इनफ्लेक्सिबल। अब मैं आपको दो एग्जांपल से बात समझाऊंगा, सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। डिसएडवांटेजेस ऑफ रिजिड ऑडिट प्रोग्राम। बच्चों मैंने क्या किया, एक ऑडिट प्रोग्राम बनाया, जो भी उसमें पॉइंट थे उसकी 100 फोटोकॉपी कराई और सब जगह मैं उसको ही काम में लेता हूं। बैंक की ऑडिट ले जाओ, पार्टनरशिप की ऑडिट ले जाओ, कंपनी की ऑडिट ले जाओ, गवर्नमेंट ऑडिट ले जाओ, इंटरनल ऑडिट ले जाओ, मैं इसी को यूज कर रहा हूं। रिजिड है मेरा प्रोग्राम, फ्लेक्सिबल नहीं है। तो बच्चों ये इसका ड्रॉबैक है कि अगर आप एक ही ऐसे ऑडिट प्रोग्राम को अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट्स में, अलग अलग नेचर ऑफ ऑडिट में काम में लेंगे तो इट इज नॉट गुड, क्योंकि प्रोग्राम आपके एंगेजमेंट की नेचर, ऑर्गेनाइजेशन की नेचर और साइज के हिसाब से चेंज होता रहना चाहिए। क्लियर? दूसरा डिसएडवांटेज क्या है? दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, मैंने ये प्रोग्राम बनाया और इसमें 1 से लेके 10 पॉइंट है। ध्यान से सुनना, 1 से लेके 10 पॉइंट है और मैंने अपने असिस्टेंट्स को कहा कि आपको ये 10 पॉइंट चेक करने हैं। 10 का मतलब 10, ना तो आप 9 पॉइंट चेक करेंगे ना आप 11 पॉइंट चेक करेंगे। आपको अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, बस जो लिख रहा है वही करना है। बच्चों क्या होता है कि जब मेरा प्रोग्राम ऐसा रिजिड है तो प्रोग्राम में रिजिड होने से, प्रोग्राम में रिजिडिटी होने से वो मैकेनिकल हो जाता है। मैकेनिकल मतलब मशीनी। अब मेरे आर्टिकल को लगेगा क्या यार सर ने दिमाग लगाने से मना किया है, सर ने तो 10 पॉइंट दिए हैं, वो 10 पॉइंट चेक करो, बात खत्म। अब इससे क्या होगा, अगर आपको कोई 11वां पॉइंट, नया पॉइंट नजर भी आ रहा होगा तो यू वोंट कंसीडर दैट, आप उसको देखेंगे नहीं कि सर ने मना किया था। तो फिर क्या होता है कि जो असिस्टेंट्स हैं, जो बंदे काम कर रहे हैं, दे डोंट टेक इंटरेस्ट इन द वर्क, वर्क बिकम मैकेनिकल, और वो उसे बिना अंडरस्टैंड किए, बिना समझे उस काम को करेंगे। तो फिर ये ड्रॉबैक हो सकता है। चलिए पढ़ लेते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट्स है। नंबर 1 देखिए, पहला पॉइंट वही लिखा है, द वर्क में बिकम मैकेनिकल, काम मशीनी हो जाएगा और सामने वाला बंदा उसे बिना सोचे समझे कर देगा, भी जैसा सर ने बोला वैसे कर दो। नेक्स्ट, द प्रोग्राम ऑफन टेंड टू बिकम रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल फॉलोइंग सेट ग्रूव्स। ग्रूव्स का मतलब होता है एक तरह से प्रिंसिपल। सेट प्रिंसिपल है मेरे, वही फॉलो कर रहे हैं अपन, चाहे बैंक की ऑडिट हो या इंश्योरेंस की ऑडिट हो या कंपनी की ऑडिट हो या पार्टनरशिप फर्म की ऑडिट हो। तो भैया ये तो रिजिड और इनफ्लेक्सिबल है। बिजनेस चेंज हो गया, उसके ऑपरेशन चेंज हो गए, सर्कमस्टांसेस चेंज हो गई, लेकिन आपका प्रोग्राम अभी भी वही चल रहा है। तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज है, एक ड्रॉबैक है। तीसरा, इनएफिशिएंट असिस्टेंट्स में टेक शेल्टर बिहाइंड द ऑडिट प्रोग्राम। जो नाकाम लोग हैं, जो इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं, वो इस प्रोग्राम की शरण ले सकते हैं, मतलब इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऑडिट की और मैंने आपसे पूछा भाई आपने वो चीज तो चेक की नहीं, या आपने इस कंपनी की ऑडिट में ये गलती की है, इन्वेंट्री की ऑडिट में आपने ये गलती की है, तो आप बोलेंगे सर आपने बोला ही नहीं, आपने तो सर हमें 10 पॉइंट बताए थे, वो 10 पॉइंट हमने चेक कर लिए, हम क्या करें। तो जब प्रोग्राम बड़ा रिजिड होता है तो जो इनएफिशिएंट वर्कर्स होते हैं वो इसका सहारा लेते हैं अपनी कमियों को छुपाने में, शेल्टर बिहाइंड द प्रोग्राम। और आखिरी पॉइंट, अ हार्ड एंड फास्ट ऑडिट प्रोग्राम मे किल द इनिशिएटिव ऑफ एफिशिएंट एंड एंटरप्राइजिंग असिस्टेंट्स। आपके जो एफिशिएंट वर्कर्स हैं उनकी इनिशिएटिव किल होती है क्योंकि वो काम करने में किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं लेते। गॉट द पॉइंट? तो ये 4 ड्रॉबैक्स हैं अगर आपका ऑडिट प्रोग्राम रिजिड है। अगला टॉपिक आता है हाउ दीज डिसएडवांटेजेस कैन बी रिमूव्ड। इन डिसएडवांटेजेस को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? तो बच्चों बड़ा आसान है ये। अगर आपको ऑडिट प्रोग्राम की डिसएडवांटेजेस रिमूव करने हैं तो क्या करें? ये वर्ड हटा दें,
मतलब डोंट कीप योर ऑडिट प्रोग्राम रिजिड, उसे फ्लेक्सिबल बनाए, तो डिसएडवांटेज खत्म हो जाएगा। पॉइंट्स को बांधिए मत, एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट प्रोग्राम बनाइए और फिर अपने आर्टिकल असिस्टेंट्स को इनकरेज कीजिए, मोटिवेट कीजिए, ओपन रखिए कि भाई ये तो मिनिमम है, इसके अलावा भी अगर आपको कुछ दिखता है, आपको चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उससे क्या होगा, रिजिडिटी नहीं होगी, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, आप अपने प्रोग्राम में चेंजेस कर सकते हैं, तो उसके ड्रॉबैक खत्म हो जाएंगे। पढ़ो, पढ़िए। ऑल दीज डिसएडवांटेजेस may be eliminated by imaginative supervision of the work। एक तो अपने आर्टिकल्स के काम का सुपरविजन करते रहें। The auditor must have a receptive attitude। रिसेप्ट मतलब ग्रहण करना, किसी भी चीज को अपनाना। रिजिड मत रहिए, लोगों से इनपुट्स लीजिए, अपनाइए, अपने आप में चेंजेस कीजिए। As regard the assistants, the assistant should be encouraged to observe matters objectively and bring significant matter to the notice of the supervisor or principal। कि भाई ये मिनिमम काम है, आप और चीजें ऑब्जर्व कीजिए और अगर आपको कुछ भी अनयूजुअल लगता है तो मुझे बताइए। इससे क्या होगा, वो काम में इंटरेस्ट लेंगे, एनकरेज होंगे, मोटिवेट होंगे और काम को अंडरस्टैंड करके करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये एक टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ, ऑडिट प्रोग्राम। तो हमने सबसे पहले बात की भाई ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, इसे कैसे बनाया जाता है, डेवलप करते समय क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी चाहिए, फिर हाउ द ऑडिट प्रोग्राम इज डेवलप्ड, फिर हमने पढ़ा कि ऑडिट प्रोग्राम के एडवांटेजेस क्या होते हैं और उसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो यहां तक एक बार तो आप पढ़िए और मुझसे पूछिए जहां भी डाउट होता है, और फिर अगले लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।